नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। आज की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। देश के करीब 22 राज्यों में भीषण सर्दी की सूचना है। देश के करीब 22 राज्यों में भीषण सर्दी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। गुरुवार को सबसे ठंडा शहर पचमढ़ी रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। गुरुवार को 4 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री और 21 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। माउंट आबू 1.0 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर 1.6 डिग्री सेल्सियस और नागौर 1.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा जिला रहा है। यूपी के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बरेली समेत 22 जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रयागराज, देवरिया सहित कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गोरखपुर समेत कई एयरपोर्ट्स पर 5 फ्लाइट्स कैंसिल होने की भी सूचना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कोहरे के साथ ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। कोल्ड डे का मतलब है कि जब किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जिससे बहुत ठंड महसूस होती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तेज होने की संभावना है, जबकि निचले इलाकों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं। अब चलते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी को जेन जेड जेन अल्फा की कॉन्फिडेंस पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के भात मंडपम में आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम पर बच्चों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। इसके साथ उन्होंने जेन जेड के कॉन्फिडेंस पर पूरा भरोसा जताया। पीएम मोदी ने कहा कि जेन जेड जेन अल्फा और उनकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं जेन जेड की योग्यता और उनका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए उन पर बहुत भरोसा करता हूं। पीएम मोदी ने जेन जेड जेन अल्फा से भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने की दिशा में नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप सभी जेन जेड हैं, संगठन से जुड़े हैं और आप जेन अल्फा भी हैं। आपकी पीढ़ी हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उधर चंडीगढ़ में सेक्टर 43 स्थित जिला कोर्ट परिसर को ड्रोन से उड़ाने की धमकी मिली। चंडीगढ़ सेक्टर 43 स्थित जिला कोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां बम होने की सूचना मिली। पुलिस को यह धमकी ईमेल के जरिए से मिली थी और मेल में हमलावर ने ड्रोन का इस्तेमाल कर ब्लास्ट करने का दावा किया था। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। आम दिनों की तरह कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वकील अपनी दलीलें दे रहे थे और जज मामलों का निपटारा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने अदालत के भीतर कदम रखा, माहौल पूरी तरह बदल गया। सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए जजों को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। देखते देखते कोर्ट परिसर एक छावनी में तब्दील हो गया। यह पूरी दहशत एक गुमनाम ईमेल के जरिए शुरू हुई। इस मेल में दी गई धमकी बेहद चौंकाने वाली और आधुनिक थी। धमकी देने वाले ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह कोर्ट परिसर को उड़ाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। ड्रोन के जरिए बम ब्लास्ट करने की ये अपने तरह की पहली धमकी थी और इस बात को सुनकर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। आमतौर पर बम की धमकियां फोन कॉल या चिट्ठी के जरिए आती है, लेकिन ड्रोन का जिक्र होने से खतरा और भी बड़ा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण नजर आने लगा। अरावली का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरावली मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस का अरावली सत्याग्रह करने का ऐलान। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने आज केंद्र की भाजपा सरकार पर अरावली के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालने का ऐलान किया। युवक कांग्रेस की यात्रा 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। ये यात्रा गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान, हरियाणा से होती हुई दिल्ली पहुंचेगी।
पत्रकार वार्ता में उदय भानु ने इस यात्रा के जरिए की जाने वाली मांगों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि अरावली रेंज पर 100 मीटर वाली शर्त को खत्म कर दिया जाए। यह यानी ये जो सरकार आलाप रही है उसे समाप्त करे। अरावली रेंज क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा करने और सरकार से प्रस्ताव वापस लाकर अरावली रेंज में माइनिंग को पूरी तरह से बैन करने की मांग भी उन्होंने की। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह कहते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पहले देश की संस्कृति को प्रदूषित किया और अब वो पर्यावरण को भी प्रदूषित करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अरावली महज पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत को सुरक्षा देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अरावली की पहाड़ियां वाटर लेवल, प्रदूषण, टेम्परेचर कंट्रोल करने के साथ ही डेजर्ट को रोकने का काम करती है। साथ ही ये पिछले कई साल से हमारी संस्कृति को सहेज रही है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा था कि अरावली रेंज में माइनिंग अवैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो पहाड़ 100 मीटर से कम होंगे वह अरावली में नहीं आएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि 90% पहाड़ 100 मीटर से कम है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता ने यह कहते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को प्रपोजल भेजा था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ को अरावली रेंज से हटा दिया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती थी जो माइनिंग की निगरानी रखती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे भंग कर दिया और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस प्रपोजल को भेजा गया। उन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक अभी तक 50 नई माइनिंग को परमिशन मिल चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उन माइनिंग के एक्सटेंशन को रोक दिया था जो माइनिंग अरावली के पास पहुंच गई थी, लेकिन बीजेपी की राजस्थान सरकार ने कहा है कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो फीस भरिए और 2010 में बंद हुई माइनिंग को खोल दिया। आज राष्ट्रपति ने बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार भी प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को संबोधित करते हुए उनमें विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 पुत्रों ने सत्य और न्याय के समर्थन में संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि दो सबसे छोटे साहिबजादों की वीरता का सम्मान और आदर भारत और विदेश दोनों में किया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की महानता तब निश्चित होती है जब उसके बच्चे देशभक्ति और उच्च आदर्शों से परिपूर्ण होते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने उन बच्चों के नाम भी लिए जिन्हें आज यह पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रज्ञिका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत को विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है। अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से दूसरों की जान बचाई, प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 9 वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और 11 वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपनी प्राण गंवा दिए। 10 वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई। वहीं दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरु उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने अत्यंत प्रतिस्पर्धी और प्रतिभा समृद्ध क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड स्थापित कर लिए हैं। श्रीमती मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे साहसी और प्रतिभाशाली बच्चे आगे भी अच्छे कार्य करते रहेंगे और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में 27 से पीएम करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित होने वाली मुख्य सचिवों के 5वें
राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। यह सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित यह सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य भारत की मानव पूंजी क्षमता को अधिकतम करने तथा समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं। 26 से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाली इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श किया जाएगा। यह सम्मेलन भारत की जनसंख्या को केवल जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में देखने के बजाय नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार करेगा। इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास पहलों को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, नीति आयोग, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच व्यापक विचार विमर्श के आधार पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी होगा, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। अब एक खबर विदेश से संबंधित। बांग्लादेश से जुड़े हालात और भारत विरोधी बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय का तल्ख रुख। बांग्लादेश से जुड़े हालात और भारत विरोधी बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस विषय पर भारत पहले ही एक दो आधिकारिक बयान जारी कर चुका है। उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ पेश किए जा रहे झूठे और भ्रामक नैरेटिव को विदेश मंत्रालय सिरे से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत सूचनाएं वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और जमीनी सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति बनाए रखना पूरी तरह वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। भारत अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के मामले में हुई अब तक की कार्रवाई को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि इस हत्या की कड़ी भर्त्सना की जरूरत है और उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि दोषियों को सख्त सजा मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले गंभीर चिंता का विषय है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 2900 से ज्यादा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव का समर्थन करता है। इसी नजरिए से तारिक रहमान की वापसी को भी देखा जाना चाहिए। ऐसा एक सवाल पत्रकार ने उनसे किया था। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारतीय क्षेत्रीय शांति भारत जो है वो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। भारतीय सेना के लिए 20 टेक्निकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 20 टेक्निकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। यह पूरी परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत विकास और निर्माण संभव हो सकेगा और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत होगी, जिससे देश में ही अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का विकास और निर्माण संभव हो सकेगा। इन मानव रहित एयर सिस्टम को खास तौर पर भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। ये ड्रोन दिन और रात दोनों समय मिशन को अंजाम देने में सक्षम होंगे। तेज हवा, बारिश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी ये प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। भारत के पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, घने जंगलों और सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में आर्मी को इन ड्रोन से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये ड्रोन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। इसका मतलब यह है कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से इनमें नए सिस्टम और तकनीक जो है वो जोड़ी जा सकेंगी। इनमें अलग अलग तरह के आधुनिक पेलोड लगाए जा सकेंगे, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे, संचार, खुफिया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिंथेटिक अपर्चर और रडार और फॉरेन ओपन रडार। इससे निगरानी, टोही और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।
अब रेल यात्रियों से संबंधित एक खबर। आज से रेल यात्रियों का सफर हुआ महंगा। आज यानी 26 दिसंबर से देश भर में रेल यात्रियों को सफर के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा। रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिसका सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी और एसी में सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। 26 दिसंबर से पहले खरीदे गए टिकट पुराने किराए पर मान्य रहेंगे, जबकि आज से बुक करने वाली टिकट महंगे पड़ेंगे। किराया बढ़ने के बाद यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यात्रियों का कहना है कि महंगाई के दौर में किराया बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। यात्री बोले, अगर किराया बढ़ाया ही जा रहा है तो सुविधाएं भी जमीन पर दिखनी चाहिए। ट्रेनों की सफाई, समय पर संचालन और बैठने की व्यवस्था अब भी सवालों की घेरे में है। वहीं दूसरे यात्री ने कहा कि रेल आम आदमी का सहारा है, ऐसे में किराया बढ़ाना जेब पर सीधा हमला है। अब एक राजनीतिक खबर। भाजपा ने केरल में पहली बार किला भेद कर दिया। केरल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। शुक्रवार यानी आज बीजेपी नेता वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम के महापौर के रूप में शपथ लेकर राज्य की सियासत में हलचल मचा दी। बीजेपी की जीत से इस दक्षिण राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। बीजेपी के महापौर वीवी राजेश ने कहा कि तिरुवनंतपुरम के सभी 101 वार्डों में विकास कार्य लागू किया जाएगा और तिरुवनंतपुरम को एक विकसित शहर बनाया जाएगा। राजेश ऐसे समय में केरल में महापौर बने हैं जब राज्य की विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बचा है। केरल में बीजेपी सालों से संघर्ष करती आ रही है, लेकिन लेफ्ट के इस अवैध किले को अभी तक भेदने में नाकामयाब रही थी। केरल में पार्टी का अभी तक केवल एक ही विधायक रहा है, जिनका नाम ओ राजगोपाल रहा है। उन्होंने 2016 में नेमोम सीट जीती थी। राज्य में बीजेपी के एक सांसद हैं, अभिनेता सुरेश गोपी, जिन्होंने साल 2024 में त्रिशूर सीट जीती है। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। फिर हम अगले दिन खास खबरों को लेकर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें। धन्यवाद।